नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे राजस्थान के दुर्ग चल रहे थे और आज राजस्थान के सभी छोटे मोटे दुर्ग जितने भी हैं उनको पूरा करते हैं। तो आज देखते हैं पहले मेवात के दुर्ग। नंबर 1 पे देखते हैं मेवात के दुर्ग। मेवात के दुर्ग एक एक करके सभी पार्ट हमने देख लिए। राजस्थान के चित्तौड़ देख लिए, जयपुर, अजमेर, आड़ोती के सभी के दुर्ग देख लिए। आज मेवात के दुर्ग देखते हैं। तो मेवात में नंबर 1 पे आता है लोहागढ़। मेवात का महत्वपूर्ण दुर्ग है और लोहागढ़। ये दुर्ग पारीख और पारीख जो दुर्ग की 9 श्रेणियां बताई थी शुक्र नीति के अनुसार, उनमें पारीख व पारीख श्रेणी में आता है। पारीख व पारीख श्रेणी। पारीख व पारीख श्रेणी में आता है लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। बात करें इसके निर्माण की तो 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। महाराजा सूरजमल जिन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। जाटों का अफलातून या प्लेटो। जाटों का अफलातून या प्लेटो जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं महाराजा सूरजमल ने 1733 में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? लोहागढ़ दुर्ग का। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया। स्थित कहाँ है ये दुर्ग? है स्थित भरतपुर के अंदर। इस दुर्ग के चारों ओर खाई है और इसके चारों ओर भारी परकोटा है, मिट्टी का बना परकोटा, यानी कि यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मिट्टी का बना दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी का बना दुर्ग है। इसके ऊपर आक्रमण किया था 1805 के अंदर अंग्रेजों ने। इसके ऊपर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने, और जितने भी तोप के गोले इस दुर्ग में दागे गए तो वो इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी है और उस मिट्टी में 10 गोले रह गए और ये इस दुर्ग को अंग्रेज नहीं जीत पाए। उसके बाद इसका नाम रखा गया था लोहागढ़, यानी जिसे जीता ना जा सके। राजस्थान का अपराजित दुर्ग वो है लोहागढ़। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग वो भी कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। सबसे नवीनतम दुर्ग, नवीनतम दुर्ग वो भी लोहागढ़ दुर्ग है। इसके चारों ओर खाई है और उस खाई में पानी भरा रहता है और वो पानी आता है मोती झील से। मोती झील से खाई में पानी आता है और इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन, यानी भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। और इस लोहागढ़ दुर्ग को सबसे नवीनतम दुर्ग हो गया। इसे पूर्वी राजस्थान सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। दोबारा देखो, लोहागढ़ दुर्ग
स्थित कहाँ है? भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है? भरतपुर के अंदर। श्रेणी कौन सी आती है? पारीख और पारित श्रेणी, यानी इसके चारों ओर खाई है और इसके चारों ओर बाहरी परकोटा बनाया गया है मिट्टी का। मिट्टी से निर्मित दुर्ग एक है बटनेर दुर्ग, एक है लोहागढ़ भरतपुर वाला दुर्ग। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने करवाया। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है और इस दुर्ग ये अपराजित दुर्ग है, इसे कभी जीता नहीं गया। 1805 में अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किया और वो असफल रहे और इसका नाम लोहागढ़ रखा गया। मोती झील से इसके अंदर खाई के अंदर पानी आता है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जाटों के अफलातून या प्लेटो नाम से भी विख्यात है। आगे देखें, 1805 में शासक थे महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह। इसके बाद में देखें, इस दुर्ग की कुछ दर्शनीय स्थल है। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल है, उन्हें देखें तो इसमें आता है किशोरी महल दर्शनीय स्थल। नंबर 1 पे आता है किशोरी महल। एक यहां पर है दादी मां का महल। दादी मां का महल। यहीं पर है लक्ष्मण जी का मंदिर और गंगा माता का मंदिर। गंगा मां का मंदिर और लक्ष्मण जी का मंदिर। और ये दोनों मंदिर कहां स्थित है? भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर है। और राजस्थान के एकमात्र गंगा का मंदिर भरतपुर के अंदर। राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर, वो भी भरतपुर के अंदर, राजस्थान में एकमात्र। अगर लक्ष्मण मंदिर पूछे तो भरतपुर के अंदर, गंगा मां का मंदिर पूछे राजस्थान में तो वो भी भरतपुर के अंदर होगा। और यहीं पर भरतपुर के शासकों की इष्ट देवी है राजेश्वरी माता और उनका भी मंदिर है, यानी राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर यहीं पर है और ये है भरतपुर के शासकों की इष्ट देवी। भरतपुर शासकों की इष्ट देवी राजेश्वरी माता। तो ये यहाँ पर कुछ दर्शनिक स्थल है। यहाँ पर स्थित है एक बुर्ज जिसका नाम है जवाहर बुर्ज। और जवाहर बुर्ज बनवाया था महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के ऊपर। यहाँ पर स्थित है जवाहर बुर्ज। इस दुर्ग में कुल 39 बुर्ज है। इनमें है जवाहर बुर्ज और ये जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय पर बनवाया था। दिल्ली विजय पर बनवाया था और इसी जवाहर बुर्ज पर भरतपुर शासकों का राज तिलक होता था। भरतपुर शासकों का राज तिलक, शासकों का राज तिलक यहीं पर होता था जवाहर बुर्ज के ऊपर। और ये जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। और ये दुर्ग है जो लोहागढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे निचाई में स्थित दुर्ग है। सबसे निचाई में स्थित दुर्ग। और वर्तमान में यहां पर क्या है? अजायब घर है। वर्तमान में यहां पर है अजायब घर। सबसे निचाई यानी सबसे नीचा दुर्ग है वो है लोहागढ़। राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग। और यहाँ पर वर्तमान में अजायबगढ़ है। और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की जो स्थापना की गई वो यहीं पर की गई थी। 18 मार्च 1948 को।
18 मार्च 1948 को पहला राजस्थान के एकीकरण का पहला संघ था मत्स्य संघ। इसकी स्थापना यहीं पर की गई थी, लोहागढ़ के अंदर। इसकी बैठक और मत्स्य संघ की स्थापना लोहागढ़ के अंदर की गई थी 18 मार्च 1948 को, और राजस्थान एकीकरण का पहला चरण था। यहाँ पर एक कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरे जाटों के 2 छोरे। 8 फिरंगी 9 गोरे जाटों के 2 छोरे, और वो जाटों के 2 बालक थे, दुर्जन सिंह और माधव सिंह। वो फिरंगियों से लड़े थे, इन्हीं का ये कहावत है। तो ये था लोहागढ़ दुर्ग निर्माण करवाया था 1733 में महाराजा सूरजमल ने। थोड़ा ध्यान कर लेना, थोड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग है, आ सकता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है भरतपुर का ही दुर्ग है बयाना। इसी बयाना दुर्ग का निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया। हसन खां मेवाती इसी दुर्ग से था। नंबर 2 पे आता है बयाना दुर्ग। भरतपुर, बयाना भरतपुर में। और ये दुर्ग स्थित कहाँ है? भरतपुर के अंदर एक पहाड़ी है दमदमा पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 320 मीटर। 320 मीटर। इस 320 तो वो 370 मीटर ऊंचाई, 370 मीटर दमदमा पहाड़ी पर स्थित है बयाना दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1040 में विजयपाल यादव ने। इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल यादव ने। विजयपाल यादव ने बयाना दुर्ग भरतपुर का निर्माण करवाया 1040 में। और इस दुर्ग का प्राचीन नाम था सोनितपुर। प्राचीन नाम था इस दुर्ग का सोनितपुर। और ये जो सोनितपुर है, इसका जिक्र रामायण महाभारत में या श्री कृष्ण के काल में भी इसका जिक्र मिलता है। और इसका शासक था बाणासुर। तो इस दुर्ग का एक उपनाम है बाणासुरगढ़। इसका शासक, सोनितपुर का शासक था बाणासुर। तो इसके उपनाम देखें, इस दुर्ग के उपनाम देखें तो इसमें उपनाम में आता है बादशाह दुर्ग। बादशाह दुर्ग, यानी ये दुर्ग बहुत ही, जैसे बादशाही दुर्ग है, बहुत ही भव्य दुर्ग है, इसलिए इसे बादशाह दुर्ग कहा जाता है। विजयगढ़ी दुर्ग, विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, तो विजयगढ़ी दुर्ग भी कहा जाता है इसे। और इसका नाम है बाणासुरगढ़। बाणासुरगढ़ क्योंकि यहाँ पर पहले कोई सोनितपुर में बाणासुर नाम का शासक होता था, इसके नाम पर इसका नाम बाणासुरगढ़ रखा गया। और इसी दुर्ग में का शिल्पी था कुतुब मीनार। यानी इसका शिल्प, इसका जो शिल्प शास्त्र है वो कुतुब मीनार के समान किया गया है। यानी यह दुर्ग कुतुब मीनार के समान है। कुतुब मीनार के समान राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? वो है बयाना दुर्ग भरतपुर का। और यहाँ का एक शासक था बयाना दुर्ग भरतपुर से हसन खां मेवाती।
इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 17 मार्च 1527 के बाद बाबर ने। खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 में, और इसके बाद इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है बाबर। इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है बाबर, और इसके बाद में इस दुर्ग पर पहला, अगर इस पर आक्रमणों की बात करें तो इस दुर्ग पर पहला आक्रमण करता है 1046 में मोहम्मद गजनी के वंशज इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसके बाद में ये 1348 में अर्जुन पाल यादव इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक खानवा अधिकार कर लेता है, और खानवा युद्ध के बाद इसके ऊपर अधिकार कर लेता है बाबर। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, और 1807 में यहाँ पर जाटों का अधिकार हो जाता है। कोई खास बात नहीं है इसकी, थोड़ा ध्यान कर लेना। दमदमा पहाड़ी पर है 1370 मीटर ऊंचाई पर, और ये थोड़ा ध्यान कर लेना। 17 मार्च 1527 को बाबर इसके ऊपर अधिकार कर लेता है, और कोई खास बात नहीं इसकी। इसके बाद में आता है भरतपुर का डिंग के जल महल। डिंग के जल महल प्रसिद्ध है। नंबर 3 पे आता है डिंग। डिंग का दुर्ग, ये भी कहाँ है? भरतपुर के अंदर। डिंग का दुर्ग ये भरतपुर के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। बदन सिंह ने 1730 में, वैसे शासक थे बदन सिंह, लेकिन राजकाज ये बीमार रहते थे, इनके कारण राजकाज महाराजा सूरजमल संभालते थे। तो कुछ जगह ये भी मिल सकता है कि डिंग के दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, वो भी सही है। और इन्हें जल महलों की उपाधि दी गई है। ये प्रसिद्ध है जल महलों के लिए, यानी डिंग के जल महल प्रसिद्ध है। ये इसमें कोई खास बात नहीं है। 1735 में 32 में बदन सिंह द्वारा जल महल वाले याद कर लेना। राजस्थान के जल महल डिंग के, भरतपुर डिंग के जल महल प्रसिद्ध है, तो इन्हें जल महलों के लिए ये प्रसिद्ध है। डिंग महल जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। एक आता है फिर करौली के अंदर आ गया तिमनगढ़। तिमनगढ़ कोई खास दुर्ग नहीं है। तिमनगढ़ ये कहाँ है? करौली के अंदर। बस इतना ही ध्यान कर लेना। तिमनगढ़ करौली के अंदर। इसका दूसरा नाम है त्रिभुवनगढ़। इसका दूसरा नाम है त्रिभुवनगढ़, और इसका निर्माण करवाया था 1043 में त्रिभुवन पाल यादव ने। निर्माण करवाया था 1040 ईस्वी में त्रिभुवन पाल यादव ने। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़। इसके बाद में ये कोई खास नहीं है, देख लेना। ऐसे पढ़ रहे हैं तो साथ में पढ़ लेते हैं, क्या पता कभी आ ही जाए, तो एक बार देख लेना। वैसे खास दुर्ग पढ़ लेना, कोई 10-15 दुर्ग होगी, उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, बाकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में आता है उंटाला का किला भरतपुर के अंदर। उंटाला किला भरतपुर। ये उंटाला का किला वो नहीं है भीलवाड़ा, वो जो अमर सिंह वाला वो नहीं है। उंटाला का किला भरतपुर में, थोड़ा इतना ध्यान कर लेना। उंटाला किला भरतपुर के अंदर। नंबर 6 पे आता है बदनगढ़ी। बदनगढ़ी, और ये है बदनगढ़ी बयाना भरतपुर के अंदर। बयाना भरतपुर के अंदर, और यहाँ पर बदन सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बदनगढ़ी कहा गया। बदन सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए इसे बदनगढ़ी कहा गया। इसके बाद में आता है कामा दुर्ग। नंबर 7 पे
कामादुर्ग, और कामादुर्ग स्थित है भरतपुर के अंदर। कामादुर्ग कहाँ है? भरतपुर के अंदर। ये कामादुर्ग भी भरतपुर के अंदर है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में सूरसेन शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में सूरसेन शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कामादुर्ग भरतपुर के अंदर है, निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में सूरसेन शासकों ने। इसके बाद में आता है खंडार किला। ये है सवाई माधोपुर के अंदर। खंडार किला सवाई माधोपुर के अंदर। इसे देख लो थोड़ा। ये वैसे तो हिस्ट्री में सभी दुर्ग कंप्लीट हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं इनकी। मेन दुर्ग तो करवा दी है। एक रणथंभौर है और एक ये लोहागढ़ था, ये भी करवा दिया। रणथंभौर है वो भी कर देंगे। नंबर 8 पे आता है खंडार दुर्ग, और ये है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये दुर्ग है खंडार दुर्ग। और इस दुर्ग का ये दुर्ग है बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे ये दुर्ग है, बनास नदी के किनारे। और इस दुर्ग को रणथंभौर का रक्षक भी कहा जाता है। रणथंभौर का रक्षक दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? वो है खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर वाला। और यहां पर विश्ववंती माता का मंदिर है। विश्ववंती माता का मंदिर। और ये विश्ववंती माता है, ये भीलों की इष्ट देवी है। भीलों की इष्ट देवी है विश्ववंती माता। भीलों की इष्ट देवी विश्ववंती माता है। और भीलों से इसे कोटा के अड़ाऊ ने छीन लिया। कोटा के अड़ाऊ से इसे छीन लिया था ये मुगलों ने, और मुगलों से इसे झालावाड़ रियासत में मिला लिया गया। कोई खास बात नहीं है इसकी, थोड़ा ये ध्यान कर लेना। रणथंभौर का रक्षक और विश्ववंती माता का मंदिर, भीलों की कुल देवी। और कोई खास बात नहीं इसकी। यहाँ पर एक तोप है, शारदा तोप, और स्वामी महावीर स्वामी की मूर्ति है। शारदा तोप व महावीर स्वामी की मूर्ति। स्वामी की यहाँ पर क्या है? मूर्ति है। शारदा नामक तोप है और महावीर स्वामी की यहाँ पर मूर्ति है। कोई खास बात नहीं है, बस ये दो चीज थोड़ी ध्यान कर लेना। रणथंभौर दुर्ग का रक्षक इस दुर्ग को कहा जाता है खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में। और विश्ववंती माता का मंदिर, भीलों की कुल इष्ट देवी, आराध्य देवी है आमजा माता। भीलों की आराध्य देवी आमजा माता। इसके बाद में नंबर 9 पे आता है कुम्हेर। कुम्हेर दुर्ग, और ये है कुम्हेर दुर्ग भरतपुर के अंदर। कुम्हेर दुर्ग स्थित कहाँ है? भरतपुर के अंदर। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल की देखरेख में हुआ था 1724 ईस्वी में। महाराजा सूरजमल के पिता थे बदन सिंह। उनकी क्या वो बीमार हो गए थे, सन ऑफ बदन सिंह। वो बीमार रहने लगे थे तो राजकाज महाराजा सूरजमल संभालते थे। तो इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1724 ईस्वी में। कुम्हेर दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो यहीं पर 1754 में बालाराव होलकर के पुत्र खांडेराव ने आक्रमण भी इसी दुर्ग पर किया था, अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में नंबर 10 पे आता है वेर दुर्ग भरतपुर के अंदर।
वेर दुर्ग ये है भरतपुर के अंदर। ये थोड़ा देख लेना। वेर दुर्ग भरतपुर के अंदर इसका निर्माण 1726 में बदन सिंह ने करवाया था। 1726 में बदन सिंह, या यहाँ पर सूरजमल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बदन सिंह या सूरजमल ने करवाया था। और यहाँ पर 18 फीट लंबी तोप है। 18 फीट लंबी तोप है। वो किस किले के अंदर है? बेर दुर्ग भरतपुर के अंदर। एक आता है बांसवाड़ा के अंदर, छोटा किला है कुशलगढ़। कुशलगढ़ ये है बांसवाड़ा के अंदर, तहसील से पता चल रहा है बांसवाड़ा। जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर है। वहीं पर एक किला है कुशलगढ़। ये चंपावत और आड़ाव के वो मेवाड़ के अधीन रहा है। मेवाड़ के अधीन, मेवाड़ के चंपावत और चुंडावतों की ये मध्य रहा है। चंपावतों और चुंडावतों के मध्य यहाँ पर कुछ समय राठौड़ों का भी शासन रहा है। इसके बाद में आता है ये मेवात में आता है बानगढ़, जिसे भुट्टो का बानगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1574 ईस्वी में भगवान दास ने करवाया था। कोई खास बात नहीं है। बानगढ़ ये है अलवर के अंदर। अलवर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था 1574 ईस्वी में भगवान दास कछवाहे ने। भगवंत दास कछवाहे ने इसका निर्माण करवाया था 1774 ईस्वी में। और यह दुर्ग भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए भूतों का बानगढ़ भी कहा जाता है। भूतों का बानगढ़ नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर रात को जाना मना है। रात को जाना यहाँ पर मना है। और अगर किसी के जाने की इच्छा हो तो वो 4-5 मिनट साथ में लेकर जाए। ये भूतों का बानगढ़ यहाँ पर भूतों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1574 ईस्वी में भगवान दास ने कछवाहे ने करवाया था। यहाँ पर रात्रि में रुकना मना है। इसके बाद में आता है बाला दुर्ग अलवर के अंदर। एक और दुर्ग है बाला दुर्ग। ये भी कहाँ है? अलवर के अंदर। बाला दुर्ग ये भी अलवर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था हसन शाह मेवाती ने। हसन खां मेवाती, जो कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने के लिए गए थे। और खानवा युद्ध के बाद खानवा युद्ध के बाद यहाँ पर अधिकार हो जाता है बाबर का। बाबर का अधिकार 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध होता है। 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध होता है। उसके बाद इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। हसन खां मेवाती का था। इसके बाद बाबर का अधिकार हो जाता है। बाबर ने अपने पुत्र इंदाल को दे दिया। इंदाल को यह दुर्ग दे दिया। 4 पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, इंदाल, अस्करी और मुज्जम। ये 4 पुत्र थे बाबर के। इसमें से इंदाल को बाबर ने बाला दुर्ग दे दिया। इसके बाद में आता है, ये सभी आ गए दुर्ग। हाँ, इसके छोटे छोटे दुर्ग सभी आगे। महत्वपूर्ण दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। ये दुर्ग ध्यान से देख लेना। इसे ध्यान से देख लेना। रणथंभौर दुर्ग
सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर, और इसका निर्माण 887 ईस्वी के अंदर, निर्माण की बात करें इसका 887 ईस्वी के अंदर रणधामन देव ने करवाया था। रणधामन देव चौहान ने करवाया था। ये चौहान शासक थे। रणधामन देव चौहान ने कुछ के हिसाब से ये करवाया था। जयंत ने इसका निर्माण ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण रणधामन देव चौहान ने करवाया, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण जयंत ने करवाया था। और ये है रण और थम, दो पहाड़ियों पर है। दो पहाड़ी है इसे, एक का नाम है रण और दूसरे का नाम है थम, और इसी कारण इस दुर्ग का नाम पड़ गया रणथंभौर। नाम पड़ गया रणथंभौर। ये दो पहाड़ियों के ऊपर स्थित दुर्ग है, इसका नाम पड़ गया रणथंभौर दुर्ग। और यहाँ पर इसके 6 प्रवेश द्वार हैं, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, जैसे करके इसके 6 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग को ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी ऐसे 7 पहाड़ियां हैं, उनसे ये दुर्ग घिरा हुआ है, बीच में ये दुर्ग है। तो इस दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। दुर्गाधिराज किस दुर्ग को कहा जाता है? वो है रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज या चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। इस दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज या चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। गिरा होने के कारण इसे दुर्गाधिराज भी कहा जाता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कमेंट किया है कि बाकी सब दुर्ग, अबुल फजल ने इसके बारे में कमेंट किया है कि बाकी सब दुर्ग नंगे है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। बाकी सब दुर्ग नंगे है, यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह तो बख्तरबंद है। ये कमेंट अबुल फजल ने किया था। ये 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, और यह दुर्ग आता है एरण श्रेणी में। दुर्ग की 9 श्रेणियां बताई थी, उसमें से एरण श्रेणी में यह दुर्ग आता है। यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। रणथंभौर के चौहानों की नींव गोविंदराज चौहान ने 1194 ईस्वी में डाली। ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। उत्तरायण के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ये गोविंदराज रणथंभौर में चला जाता है, और वहां पर 1194 ईस्वी में चौहान वंश की, यानी रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डालता है। यहाँ पर एक शासक होता है। फिर इसी चौहान वंश में 1292 में यहाँ पर एक शासक होता है। देखो दोबारा देखो, रणथंभौर दुर्ग स्थित कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर दुर्ग स्थित है सवाई माधोपुर के अंदर। कौन सी श्रेणी में आता है? एरण श्रेणी में। निर्माण की बात करें तो 887 ईस्वी में रणधामन देव या जयंत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और यह रण व थंभ 2 पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर रखा गया। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है
कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे दुर्गाधिराज भी कहा जाता है और इसे चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहा जाता है। यहाँ पर 1193 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर के चौहानों की नींव डाली। अब बात करें, इस दुर्ग पर एक शासक होता है 1292 ईस्वी में चौहान शासक होता है हमीरदेव चौहान। नींव रखी 1194 में और यहाँ पर एक शासक होता है 1292 ईस्वी में, लगभग 100 साल बाद शासक होता है यहाँ का हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, और उस हमीरदेव चौहान पर 1292 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर आक्रमण करता है हमीरदेव चौहान के ऊपर रणथंभौर दुर्ग में, और वो 8 माह तक यहाँ पर 8 माह तक दुर्ग की घेराबंदी रखता है। और इस दुर्ग के अंदर 2 यंत्र हैं, यंत्र या उपकरण। एक है पत्थर फेंकने का उपकरण, पत्थर फेंकने का उपकरण जिसका नाम है रादा या अगरदा भी इसको बोलते हैं। रादा या अगरदा। एक है ज्वलन सिंह यानी आग फेंकने का उपकरण, आग फेंकने का उपकरण, इसका नाम है मगरनी। और हमीरदेव चौहान पर जब आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी, तो हमीरदेव चौहान इस अगरदा और मगरनी से इसके ऊपर दुर्ग के अंदर से आक्रमण करता है। और 8 माह के घेरे के बाद जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से क्या करता है, फिर वापस लौट जाता है। और क्या होता है, यह होता है असफल। और असफल होने के कारण ये जाते वक्त इस दुर्ग के बारे में कमेंट करता है कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कमेंट करता है मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कमेंट करता है जलालुद्दीन खिलजी जब इसे जीत नहीं पाता। इसके बाद में यहां पर आक्रमण करता है फिर 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और उसकी भी यहाँ पर हार होती है, यानी असफल आक्रमण वो भी क्या होता है, असफल होता है। इसके बाद में यहाँ पर 1301 के अंदर 10 जुलाई 1301 के अंदर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी दोबारा। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की हार हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का वैसे भतीजा था और उसका दामाद भी था। यहां पर अब बात है 10 जुलाई 1301 की, और होता है रणथंभौर का प्रथम साका। और ये राजस्थान का भी प्रथम साका है, राजस्थान का प्रथम साका। 10 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर होता है साका। यहाँ के शासक थे हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जिन्होंने केसरिया किया, यानी केसरिया किया हमीरदेव चौहान ने। यहाँ
और जोहर किया था इनकी रानी रंगा देवी। रंगा देवी या रंग देवी ने जोहर किया, रंग देवी या रंगा देवी ने जोहर किया, और ये जोहर किया था जल जोहर, जो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। और अमीरदेव चौहान की पुत्री थी जिसका नाम था देवल, और इस देवल ने पद्मा तालाब में कूदकर जोहर किया था। देवल दे ने पद्मा तालाब में कूदकर क्या कर लिया, जोहर कर लिया। और ये राजस्थान का प्रथम जल जोहर यहीं पर हुआ था। अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ, और रंगदेव के नेतृत्व में यहाँ पर प्रथम जोहर हुआ, वो भी जल जोहर हुआ। पद्मा तालाब में देवल ने जल जोहर किया, और अमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेव ने भी यहाँ पर जल जोहर कर लिया। यानी 10 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम शाखा कंप्लीट होता है। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, इसका आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, और इसकी क्या होती है, विजय हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर विजय हो जाती है। और इसी अमीरदेव चौहान के बारे में किसी कवि ने कहा था कि सिंह गमन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार, हमीर है तिरिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिलिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी शेर एक बार ही गमन करता है, सदपुरुष के वचन एक बार ही होते हैं। वैसे ही हमीर जैसा हठी राजा, जिसने एक बार कह दिया वो कह दिया। अमीर बहुत ही हठी राजा था, और अमीर हट के कारण अलाउद्दीन खिलजी के आगे नहीं झुका, और यहाँ पर क्या हुआ, साका हो गया। इसके और इसी विजय के ऊपर 1301 की विजय के ऊपर यहाँ पर एक सूफी संत थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक कमेंट किया था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। यानी कुफर यानी धर्म विरोधी, और धर्म विरोधी थे अमीरदेव चौहान, क्योंकि अमीरदेव चौहान एक हिंदू शासक थे, मुसलमानों के लिए धर्म विरोधी थे। और अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का घर यानी धर्म विरोधी का घर इस्लाम का घर हो गया। ये कमेंट 1301 की विजय के बाद अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ के कुछ अधिकार आक्रमण देखते हैं। तो इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। प्रथम आक्रमण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया। यहाँ पर इसके बाद में राणा कुंभा का अधिकार रहा। यहीं पर राणा सांगा का भी अधिकार था, और इसी पर 1533 से 35 में गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार था। फिर मंदसौर युद्ध में जो बहादुर शाह हुमायूं से हार गया, इसके बाद पुनः मेवाड़ का अधिकार हो गया। और यहाँ पर 1542 में शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। और 1556 ईस्वी में 1542 में शेरशाह सूरी ने 1542 में शेरशाह सूरी ने और 1554 ईस्वी में यहाँ पर बूंदी के हाड़ा शासकों बूंदी के सुरजन हाड़ा ने अधिकार कर लिया। 1552 ईस्वी में बूंदी के सुरजन
सूरजनाड़ा का दिखा रहा यहाँ पर 1552 ईस्वी में, और 1569 ईस्वी में अकबर ने इसे साबात लगाकर जीत लिया। 1569 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत लिया, और यहाँ पर अकबर ने साबात लगाई थी। साबात होता है कि जैसे ये कोई दुर्ग है, इस तक पहुंचने के लिए सुरंग बना लेते हैं, और उस सुरंग के मध्य से आकर इस दुर्ग की दीवारों को खोखला करते हैं, उसी को बोलते हैं साबात। और वो सुरंग होती है जमीन के ऊपर होती है, और लकड़ियां और खाल से बनाई जाती है। पशुओं के खाल और लकड़ियों से ये सुरंग बनाई जाती है, और ये इतनी बड़ी होती है, यानी इतनी ऊंचाई इतनी होती है कि हाथी के ऊपर चढ़कर भी अगर कोई व्यक्ति बाला लेकर ऊपर हाथ लगाए तब इस सुरंग के हाथ नहीं लगना चाहिए, और 10 घुड़सवार इसमें एक साथ चलने चाहिए थे, इतनी बड़ी साबात होती है। और यहीं से साबात लगाकर अकबर ने इसे 1569 में विजय कर दिया रणथंभौर दुर्ग को। तो यहाँ पर जहांगीर और औरंगजेब ने खालसा घोषित किया था। खालसा भूमि वो होती है जो सीधी केंद्र सरकार के अधीन होती है, यानी वर्तमान में बोले तो केंद्र शासित प्रदेश की क्या है, खालसा है। जो सेंटर की सीधी भूमि होती है वो खालसा भूमि होती है। और इस दुर्ग को यानी रणथंभौर को जहांगीर और औरंगजेब ने खालसा घोषित किया था। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ दार्शनिक स्थल है रणथंभौर दुर्ग में, दर्शनीय स्थल। तो यहाँ पर है अमीरदेव चौहान का महल, सुपारी महल, 32 खंभों की न्याय की छतरी, जेतर सिंह की छतरी है जो यहां पर देखने हैं कुछ दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो नंबर 1 पे आता है अमीरदेव चौहान का महल। अमीरदेव चौहान का महल, सुपारी महल, अमीरदेव चौहान का महल, सुपारी महल। यहां पर है गणेश गुप्त गंगा, और इसी गुप्त गंगा के आगे गणेश जी का मंदिर है जो त्रिनेत्र और सोए हुए गणेश जी का एकमात्र मंदिर। त्रिनेत्र व सोए हुए गणेश जी का मंदिर। वो है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर, सोए हुए गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी, ये दोनों का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसी मंदिर के पीछे एक गंगा निकलती है, यानी पानी की जल धारा निकलती है, जिसे माना जाता है कि सीधे पाताल से निकलती है, और इसी को नाम दे दिया गुप्त गंगा दे दिया इसे नाम। ये इस गणेश जी के मंदिर में पूरे भारत से विवाह के कार्ड आते हैं, शादी से कार्ड पूरे भारत से आते हैं। और यहीं पर है 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण अमीरदेव चौहान ने करवाया था, और ये है जेतर सिंह, अमीरदेव चौहान के पिता जेतर सिंह की छतरी। इसका निर्माण अमीरदेव चौहान ने करवाया था अपने पिता जेतर सिंह की याद में। 32 वर्ष के शासनकाल के 32 वर्ष का शासनकाल था, और इसी के शासनकाल की याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अमीरदेव चौहान यहाँ पर बैठकर न्याय करते थे। यहाँ पर अगरदा और मगजनी उपकरण है आग फेंकने और वो पत्थर फेंकने के, और यहीं पर है एक पद्मा तालाब, वो भी दर्शनीय स्थल में आता है। तो ये थे मेवात के कुछ दुर्ग। इसमें रणथंभौर दुर्ग महत्वपूर्ण है, लोहागढ़ महत्वपूर्ण। इन्हें थोड़ा बढ़िया से देख लेना, बाकी थोड़े सबको एक बार नजरों में से निकाल देना। पढ़ रहे हैं तो सभी को साथ पढ़ लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग थोड़ा महत्वपूर्ण, इसे देख लेना। अब कुछ मारवाड़ के दुर्ग रह गए हैं।
मारवाड़ में महत्वपूर्ण एक नंबर पे दुर्ग आता है मेहरानगढ़, जो करवा दिया था पहले बढ़िया तरीके से। अब छोटे मोटे दुर्ग रहे हैं मारवाड़ के कुछ 20-25, तो उनको भी देख लेते हैं। मारवाड़ के दुर्ग, इसमें नंबर 1 पे आता है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग स्थित है बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी। बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर, और इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में। 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने वीर नारायण पवार ने 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, और इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतने से पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। कैसे है ये मान लो जालोर दुर्ग है और यहाँ पर है सिवाना दुर्ग, तो पहले इसको जीतना पड़ेगा फिर इसको, तो ये होगी इसकी कुंजी। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, और सिवाना को मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली। संकटकालीन आश्रय स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसमें शीतल देव ने केसरिया किया और उनकी रानी ने यहाँ पर क्या कर लिया था, दोहर कर दिया था। रानी मीणा देव और शीतल देव ने यहाँ पर केसरिया किया था 1308 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कोई खास बात नहीं, थोड़ा इतना ध्यान कर लेना। सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के शासकों की आश्रय स्थली वो है सिवाना दुर्ग, इतना ही ध्यान कर लेना। यहाँ पर यहीं पर शेर राजस्थान बोला जाता है। ये जयनारायण व्यास को उनको बंदी बनाकर भी इसी दुर्ग में रखा गया था, और इस दुर्ग में जैतारण के यानी जो युद्ध हुआ था 1540 में, गिरी सुमेर का युद्ध, उसके बाद मालदेव भी यहीं पर आकर आश्रय लिया था। इसके बाद में आता है जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसी को बोला जाता है। अब आता है जालोर दुर्ग, नंबर 2 पे मारवाड़ में आता है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जालोर में स्थित है। दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण प्रतिहार राजा नागभट्ट ने करवाया था, वो भी 730 से 760 ईस्वी के अंदर। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इस दुर्ग के बारे में? इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने। सात सौ 30 से 60 ईस्वी के अंदर, 730 से 760 ईस्वी के अंदर नागभट्ट प्रथम ने दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 ईस्वी के मध्य करवाया था। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमारों द्वारा करवाया गया। हीरानंद ओझा इस दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं? 10वीं शताब्दी में
परमार शासकों द्वारा करवाया गया। परमार शासकों द्वारा करवाया गया। और इसी दुर्ग, यह दुर्ग है सुकड़ी नदी के किनारे, यानी जालोर दुर्ग के किनारे नदी है सुकड़ी, और सुकड़ी नदी पर बांध है बांकड़ी बांध, और वहीं पर है जालोर दुर्ग। इसके उपनाम है जाबालीपुर, क्योंकि यहाँ पर जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसके उपनाम है जाबालीपुर। सुवर्णगिरी एक पहाड़ी है जिसका नाम है सुवर्ण पहाड़ी, और सुवर्णगिरी दुर्ग है जालोर, स्वर्णगिरी दुर्ग है जैसलमेर, सोनारगढ़ दुर्ग को स्वर्णगिरी, और ये दुर्ग है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, इसी दुर्ग का नाम है जाबालीपुर, सुवर्णगिरी, और इसे बोला जाता है सुवर्णगिरी हो गया, सोनगढ़ भी बोला जाता है और जालपुर भी बोला जाता है, सोनगढ़ और जालपुर। जानवर से होने के कारण इसे जालोर बोला जाता है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि के कारण जाबालीपुर, और सुवर्ण पहाड़ी पर होने के कारण इसे सुवर्णगिरी भी बोला जाता है, और स्वर्णगिरी बोला जाता है जैसलमेर सोनारगढ़ को। एक हसन निजामी का कथन है इस दुर्ग के बारे में। हसन निजामी कहते हैं कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। हसन निजामी का कथन है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। और इसी दुर्ग पर 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने परमारों को दुर्ग छीन लिया, यानी परमारों को हराकर कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में यहाँ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो यहीं पर एक शासक होता है जालोर का शासक कानड़ देव। थोड़ा सा कानड़ देव वैसे तो इतिहास में आ जाता है, लेकिन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कानड़ देव कानड़ देव यहाँ का शासक होता है, और इस कानड़ देव के समय यहाँ पर 1311-12 में यहाँ पर शाका होता है। 1311-12 में यहाँ पर क्या होता है, शाका, और वो ही आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, कानड़ देव ने क्या किया, केसरिया किया यहाँ पर। और इनकी रानी थी जैतल देव, जिन्होंने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 1311-12 में आक्रमण किया, और यहीं पर दार्शनिक स्थलों की बात करें, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। नाम अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या रख दिया, जलालाबाद। जलालाबाद इसका नाम रख दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, और नटनी की छतरी है यहाँ पर, ये ध्यान कर लेना। नटनी का चबूतरा पिछोला जेल उदयपुर में, और नटनी की छतरी यहाँ पर है जालोर दुर्ग में। नटनी की छतरी, और यहाँ पर है चामुंडा माता का मंदिर। इसी चामुंडा माता के सामने कानड़ देव के पुत्र गुरुदेव ने अपना सिर माता को चढ़ा दिया था। ये कुछ कहानियां आती है, थोड़ा ध्यान कर लेना। उस जालोर दुर्ग इतना ही। यहाँ पर पहला शाखा भी हुआ था, कोई खास बात नहीं है, वैसे हिस्ट्री में आ जाते हैं ये जालोर दुर्ग ये बातें। और इसकी आकृति है वो लाल किले के समान है। अब जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग तो सभी हो गए,
एक बचा है बीकानेर वाला, वो लास्ट लास्ट में कर लेंगे। तो जो भी छोटे मोटे दुर्ग है वो देख लो। एक है जामलू दुर्ग बीकानेर के अंदर, जामलू दुर्ग है बीकानेर के अंदर। जामलू दुर्ग बीकानेर के अंदर निर्माण करवाया था इसका सांखला परमारों ने। फिर है नाडोल दुर्ग, ये है जालोर के अंदर। फिर आता है नाडोल के बाद सांचौर दुर्ग, ये भी कहाँ है, सांचौर जालोर के अंदर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी बोला जाता है। इसके बाद में आता है लोद्रवा जैसलमेर, लोद्रवा कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। इसका निर्माण प्रतिहारों ने 9वीं शताब्दी में करवाया था और यहाँ पर गोरी ने अधिकार कर लिया था 1778 ईस्वी में। 9वीं शताब्दी में यहाँ पर लोद्रवा दुर्ग का निर्माण 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने करवाया था और सब 1178 ईस्वी में यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था। फिर आता है इसके बाद लोहियाना दुर्ग, लोहियाना दुर्ग, और ये लोहियाना दुर्ग कहाँ स्थित है, ये है जालोर के अंदर। ये लिखने वाले ही है, जालोर के अंदर। फिर नंबर 8 पे आता है लोहियाना हो गया, शिवानी दुर्ग, शिवाड़ी दुर्ग, और ये है शिवाड़ी दुर्ग भी कहाँ स्थित है, पाली के अंदर। शिवाड़ी पाली के अंदर एक आता है, पाली के अंदर, और दुर्ग आता है देसूरी दुर्ग। शिवाड़ी दुर्ग पाली के अंदर, फिर आता है देसूरी दुर्ग, ये भी पाली के अंदर आता है। और फिर आता है एक कोटकास्ता दुर्ग जालोर के अंदर, कोटकास्ता दुर्ग जालोर के अंदर। ये हो गया जालोर के अंदर। और इसके बाद में आता है फिर नागौर दुर्ग। तो इसके बारे में थोड़ा देख लो, नागौर दुर्ग के बारे में। तो ये तो देखने में, सिर्फ नाम देखने में कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ने एक बार। फिर आता है नागौर दुर्ग और इसका निर्माण सोमेश्वर चौहान के सामंत केवास ने करवाया था। नागौर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर चौहान के सामंत केवास ने करवाया था। नागौर दुर्ग का निर्माण की बात करें, नागौर दुर्ग नागौर में है। निर्माण की बात करें तो सोमेश्वर चौहान, चौहान के सामंत केवास ने इसका निर्माण करवाया था। वो भी 1154 ईस्वी में केवास ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध वो है कौन सा दुर्ग, नागौर का दुर्ग। और यहां पर कहा जाता है कि ये दुर्ग ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ दुर्ग है ये। तो कहा जाता है जो भी तोप के गोले चलाए जाते हैं वो इसके अंदर नहीं पड़ते, यानी बाहर से चलाए हुए तोप के गोले दुर्ग के ऊपर से सीधे निकल जाते हैं, दुर्ग के अंदर नहीं पड़ते। और इस दुर्ग में स्थित है 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की, 16 खंभों की छतरी किसकी है, अमर सिंह राठौड़ की।
यहाँ पर माधो सिंह ने भी यहाँ पर काफी निर्माण करवाया था। इसके बाद में आता है नागौर दुर्ग हो गया, फिर कुचामन दुर्ग, ये भी नागौर के अंदर है। कुचामन दुर्ग ये भी कहाँ है? नागौर के अंदर, और इसे जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? वो है कुचामन दुर्ग, नागौर के अंदर। कुचामन दुर्ग कहाँ स्थित है? नागौर के अंदर। इसके बाद में आता है मालकोट मेड़ता के अंदर। ये कोई खास नहीं है, तो इनको देख लेना दोनों को, और बाकी ऐसे तो लिखा देते हैं, एक बार देख लो लेना। मालकोट दुर्ग है मेड़ता के अंदर, और इस यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। 1556 में मालदेव ने जयमल को पराजित कर छीन लिया। मालदेव ने जयमल से छीन लिया। जयमल राठौड़ थे, उनसे जयमल राठौड़ से छीन लिया 1556 में। कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर फिर आता है फलोदी दुर्ग जोधपुर में। फलोदी दुर्ग ये है जोधपुर के अंदर, और यहाँ पर 5 शिलालेख हैं जिनके ऊपर जोधपुर शासकों का उल्लेख मिलता है। फिर आता है बुक्कर का दुर्ग, ये है हनुमानगढ़ के अंदर। बुक्कर का दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर। इसके बाद में आता है सुजानगढ़ चूरू में कई किले सभी देख लो। सुजानगढ़ ये भी आता है चूरू के अंदर, और इसका प्राचीन नाम था हड़बूजी का कोटा। मिट्टी का बना दुर्ग है ये, प्राचीन नाम है हड़बूजी का कोटा। हड़बूजी का कोटा, सुजानगढ़ चूरू का प्राचीन नाम हड़बूजी का कोटा, और ये मिट्टी का बना एक दुर्ग है, कोई खास नहीं है। इसके बाद में देखो आता है रतनगढ़। सुजानगढ़ चूरू आ गया। इसके बाद में आता है राजगढ़, ये भी कहा है चूरू के अंदर। राजगढ़ चूरू के अंदर, और इसका निर्माण 1766 में बीकानेर के शासक राज सिंह ने 1766 में थे गज सिंह, बीकानेर के शासक गज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर। इसका नाम रख दिया राज सिंह। फिर नंबर 18 पे आता है रतनगढ़ चूरू। ये रतनगढ़ भी चूरू के अंदर आता है, और इसका निर्माण भी बीकानेर के सूरत सिंह ने करवाया था 1798 ईस्वी में। सूरत सिंह ने, और ये सूरत सिंह भी थे बीकानेर के। इसके बाद में आता है तारानगर दुर्ग। और तारानगर दुर्ग का निर्माण करवाया था बीकानेर शासक सूरत सिंह ने 1787 में। किसने करवाया? सूरत सिंह ने, बीकानेर के सूरत सिंह ने। और इस तारानगर का प्राचीन नाम है ऋणी। प्राचीन नाम ऋणी,
कोई तारानगर से हो तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत है। मैंने तो बुक्स के अंदर पढ़ा है इसका प्राचीन नाम लेणी है। जो कोई तारानगर का निवासी हो वो कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही है या गलत है। तारानगर का प्राचीन नाम लेणी। इसके बाद में आता है सरदारपुर। सरदारपुर शहर ये भी चूरू के अंदर है। सरदारपुर शहर दुर्ग ये भी है चूरू के अंदर, कोई खास बात नहीं है। फिर आता है नौरगढ़, ये भी चूरू के अंदर। ये भी चूरू के अंदर हो गया। इसके बाद में आता है भोपालगढ़, ये भी चूरू के अंदर है। और इसके बाद में आता है नंबर 23 पे बद्राजुन, जो जालोर के अंदर है। बद्राजुन ये है जालोर के अंदर। और बद्राजुन में ही रावचंद्र सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई थी, बद्राजुन में। फिर आता है रोहतास दुर्ग, ये जोधपुर के अंदर है। यह जोधपुर के अंदर, वो भी लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे रोहतास दुर्ग जोधपुर के अंदर है। और इसके बाद में आता है पाली के अंदर आते हैं कुछ दुर्ग। सोजत पाली, सोजत के अंदर नहीं, सोजत किला पाली के अंदर सुकड़ी नदी के किनारे। नदी है सुकड़ी नदी के किनारे। सुकड़ी नदी के किनारे। और यहाँ पर इसकी नींव रखी थी राव जोधा के पुत्र ने। 1460 में राव जोधा का पुत्र था निम्बा। राव जोधा के पुत्र निम्बा ने इसकी नींव रखी थी सोजत पाली वाले दुर्ग की। और शिरडी पहाड़ी पर देख लो 1460 ईस्वी में राव जोधा के पुत्र निम्बा ने शिरडी पहाड़ी, यानी शिरडी पहाड़ी कहाँ है, पाली के अंदर, इसकी नींव रखी थी। इसके बाद में आता है बाली दुर्ग। एक बीकानेर राय में वो लास्ट में कर लें। 2 बातें हैं उसकी कोई खास नहीं, बाकी इस ट्रे के अंदर आ जाते हैं ये सभी, तो उसका हम तो देख ही लेते हैं। इसके बाद में आता है बाली दुर्ग। और बाली दुर्ग कहाँ स्थित है, पाली के अंदर। बाली दुर्ग पाली के अंदर। और यहाँ पर एक गिल्ली डंडा है। बाली दुर्ग में एक गिल्ली डंडा रखा हुआ, क्या है, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा, तो कहा जाता है कि ये गिल्ली डंडा पांडवों का है, यानी पांडवों ने गिल्ली डंडा खेला और वो कहाँ छोड़ गए, इस बाली दुर्ग में छोड़ गए अपने खेलने के लिए। तो गिल्ली डंडा यानी पांडवों का है। इसके बाद में आता है जेतारण, और जेतारण पड़ता है पाली के अंदर। जेतारण दुर्ग वो है पाली के अंदर। जेतारण दुर्ग पाली के अंदर हो गया। इसके बाद में आता है अगेवा दुर्ग, वो भी पाली के अंदर। अगेवा दुर्ग कहाँ है, पाली के अंदर। इसके बाद में आता है किलोण दुर्ग, वो बाड़मेर के अंदर। किलोण दुर्ग बाड़मेर के अंदर। और इस किलोण दुर्ग का निर्माण लोग 1552 ईस्वी में मल्लिनाथ जी के वंशजों ने करवाया था। 1552 ईस्वी में लोक देवता मल्लिनाथ जी के वंशजों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर कुछ किले आ गए चूरू के।
नंबर 30 पे आ गया अहुआ का दुर्ग, अहुआ दुर्ग। और ये कहाँ है? अहुआ पाली वाला। और अहुआ पाली ये 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह के समय प्रसिद्ध भी हुआ था। इसके बाद में आता है नंबर 31 पे आता है पोखरण दुर्ग जैसलमेर के अंदर, पोखरण दुर्ग जैसलमेर। पोखरण दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में आता है अहुआ आ गया, पोखरण आ गया, पीपलुद बाड़मेर, पीपलुद बाड़मेर के अंदर। पीपलुद दुर्ग ये है बाड़मेर के अंदर और इसका निर्माण दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। दुर्गादास राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के अंदर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र और पुत्री को भी रखा था, यानी बेटे और बेटी को यहीं पर रखा था औरंगजेब राठौड़ ने। इसके बाद में आता है यहाँ पर ये बाड़मेर में आ गया। चलो इसके बाद बीकानेर का लालगढ़ लिख लो, लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस है बीकानेर के अंदर। इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता की याद में। लाल पत्थरों से बना हुआ इसलिए लालगढ़ पैलेस कहा गया। और अपने पिता की याद में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। स्थित कहाँ है? बीकानेर के अंदर। इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। इसके बाद में आता है चूरू का किला, जिसका निर्माण बीकानेर के शासक सामंत कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू दुर्ग, चूरू दुर्ग इसके चूरू के अंदर है। निर्माण करवाया था इसका बीकानेर के सामंत कुशाल सिंह ने। बीकानेर के सामंत कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण करवाया था 1693 ईस्वी में। 1693 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर 1814 में 1814 ईस्वी में चांदी के गोलों के लिए प्रसिद्ध है। यानी 1814 ईस्वी में चूरू का शासक था शिव सिंह और उसके ऊपर आक्रमण किया था बीकानेर के शासक ने। और शिव सिंह के पास क्या है कि गोला बारूद खत्म हो गया तो उसने चांदी के गोले बरसाए थे और ये प्रसिद्ध हो गया। चांदी के गोलों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चूरू का दुर्ग। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण दुर्ग है लास्ट नंबर 35 पे मान लो, बीकानेर का दुर्ग, जूनागढ़। बीकानेर दुर्ग ये स्थित कहाँ है? बीकानेर के अंदर इसे बोला जाता है जूनागढ़। बीकानेर दुर्ग और इसकी श्रेणी आती है दानवन श्रेणी, यानी मरुस्थल में स्थित है तो ये आता है दानवन श्रेणी में। दानवन श्रेणी में आने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है ये। इसका निर्माण करवाया था 1485 ईस्वी में राव बीकाजी ने। बीकाजी की टेकरी के नाम से एक छोटा महल बनवाया था और बाद में इसका यानी वास्तविक निर्माता है राम सिंह। और राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1579 से 93 के मध्य।
राम सिंह ने इसका निर्माण 1579 से 94 के मध्य करवाया था। यानी वास्तविक निर्माता राम सिंह, और इसके उपनाम है जूनागढ़ और जमीन का जेवर। जूनागढ़ व जमीन का जेवर इसके उपनाम है। और यहाँ पर 35 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर है, और यहीं पर एक संग्रहालय है जिसके अंदर टेसी टोरी ने कुछ पुरातात्विक ग्रंथ को ही रचना की थी। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है बीकानेर के अंदर, देवी देवताओं की मूर्तियों के मंदिर, यानी एक मंदिर है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के क्या है मूर्तियां हैं। और यहीं पर एक संग्रहालय है जिसके अंदर टेसी टोरी ने पुरातात्विक जानकारी संग्रहित की थी। तो ये अपना बीकानेर दुर्ग हो गया, और इसका निर्माण राव बीकानेर 1485 में वास्तविक निर्माता राम सिंह, या ये 1589 से 1594 के मध्य बीकाजी ने एक छोटा सा महल बनवाया था। तो ये राजस्थान के सभी दुर्ग कंप्लीट हो गए, लगभग मिला के देखें तो ये हो गए होंगे, पूरी वीडियो के देखें तो ये लगभग 100 प्लस हो गए होंगे। इसमें से महत्वपूर्ण दुर्ग है वो कौन कौन से हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ और सोनारगढ़, और ये जूनागढ़ भी देख लेना थोड़ा, रणथंभौर, जयगढ़, आमेर और वो नाहरगढ़, और अजमेर का तारागढ़, एक आ गया बसनेर, ये महत्वपूर्ण दुर्ग है जो देख लेना अच्छे से इनको, बाकी सबको एक बार जरूर देख लेना क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी आ सकता है। और इनमें से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, क्योंकि इनमें से कब तक पूछेगा, इन दुर्गों में से कब तक पूछेगा, जब से पूछता है इनमें से पूछता रहा है, इनसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये लगभग 100 प्लस दुर्ग तैयार हो गए अपने राजस्थान के, और इनको अच्छे से तैयार कर लेना और कमेंट जरूर कर देना कैसे लगे। अगर कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट कर देना, ओके, कमेंट कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, ओके, थैंक यू, बाय।